हाय एवरीवन, अगेन सभी का वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। क्लास करेंगे आज की 8 नवंबर की द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल के साथ सीज फायर। सीज फायर इसका टाइटल है। ऑफ कोर्स द आर्टिकल इज़ अबाउट इजराइल हमास वॉर। मैं हमास को ही बोलूँगा क्योंकि पैलेस्टीन एक सिविलियन स्टेट है जो कि बीच में फंसी हुई है इस वॉर के। लोग वहाँ पे मारे जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं। तो इजराइल हमास वॉर के बीच में सिविलियंस को क्या नुकसान हो रहा है इस आर्टिकल में आप देखेंगे। काफ़ी हार्ड ब्रेकिंग आर्टिकल है। अपना क्विज़ भी देख लो जल्दी से। एग्ज़ाम्स के कैलेंडर्स पब्लिश हो चुके हैं एसएससी बैंक्स। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अभी अभी चैनल पे आए हैं या बीच में से काफ़ी क्लासेस मिस कर चुके हैं तो अब क्लासेस में रेगुलर हो जाओ अगले 3 महीने। मैं सीधी सी एक बात बताता हूँ, जो बच्चा 50, 60, 100 एडिटोरियल्स खुद रीडिंग करके फिर क्लास को देख लेता है उसका इंग्लिश का सेक्शन 80% रेडी हो जाता है। इस क्लास में जो भी आप सीखेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास इस क्विज पे अप्लाई करना है। क्वेश्चंस आपके लिए बनाए गए हैं। ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन तीनों इसमें कवर्ड है। सॉल्यूशंस भी करेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास ही। आइए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, सीज फायर। देखो, चीज़ें आपको बताता हूँ, कहीं नोट करते जाना। ये वही चीज़ें हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में गलत करोगे, बाद में की को चेक करोगे, फिर पता लगेंगी आपको, है ना। सीज फायर का मतलब होता है फायर को सीज करना। सीज का मतलब होता है रोकना। अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई चल रही है और वहाँ पे होगा वहाँ पे जो है एक ट्रूस हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ कि लड़ाई को बंद करते हैं, बातचीत करते हैं, है ना, गोलीबारी बंद करते हैं इनफैक्ट। तो गोलीबारी को बंद करने के लिए जो वर्ड होता है वो होता है सीज फायर। अ टेम्परेरी पीस इन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो, सीज फायर तो आपने समझ लिया, फायर तो समझते हो, गोलीबारी, सीज मतलब रोकना। इससे बनते हैं 2 वन वर्ड्स। पहला है आर्मिस्टिस, दूसरा है एमनेस्टी। चलो आर्मिस्टिस बता देते हैं। कुछ भी नहीं है भैया, सीज फायर का सिनोनिम है आर्मिस्टिस। ठीक है, सीज फायर, सीज फायर का सिनोनिम है। और एमनेस्टी क्या होती है? ये आर्मिस्टिस से मिलता जुलता वन वर्ड है लेकिन इसका मीनिंग डिफरेंट है। एमनेस्टी का मतलब होता है मास पार्डन। समझ लो, मान लीजिए कुछ 50, 100, 200, 1000 लोगों ने एक किसी गुनाह को किया है, किसी ऑफेंस को किया है। 100 लोगों ने रैली करी, रैली में दंगे हो गए। अब सरकार 100 लोगों को सज़ा नहीं देना चाहती, है ना। तो क्या करेगी सरकार? सरकार उनको एमनेस्टी दे देगी। यानी बड़े स्केल पे लोगों को जब सरकारें माफ़ करती हैं, अथॉरिटी पार्डन करती है, एक्सक्यूज़ करती है, उसको बोला जाता है एमनेस्टी। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, मास या जनरल पार्डन। सरकार ने एक स्कीम चलाई टैक्स चोरों के लिए कि आपने टैक्स चोरी किया है तो अपना सारा चोरी किया हुआ टैक्स जो है जमा कर दें, आपको कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। तो ये कहलाएगी सरकार की टैक्स एमनेस्टी स्कीम। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये आपसे पूछे गए हैं वन वर्ड्स आज के क्विज में। कराची फ्रॉम बीइंग अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, इजराइल हैज़ टर्न्ड इनटू अ रूथलेस एग्रेसर। कराची यहाँ से, फ्रॉम कहाँ से भाई? होने से, एक विक्टिम, एक शिकार। और किसका? टेररिज्म का, यानी दहशतगर्दी का। कह रहा जी यहाँ से हुआ क्या? कह रहा यहाँ से चल के ना इजराइल अब बदल गया है एक हैवान में, एक ईवल में। इजराइल हैज़ टर्न्ड इनटू अ रूथलेस एग्रेसर। एग्रेसर होता है जो आदमी एग्रेशन दिखाए, गर्मा गर्मी दिखाए। रूथलेस का मतलब होता है जंगली, एकदम मर्सीलेस, हार्टलेस। तो कह रहे जी पहले तो इजराइल एक विक्टिम था, इजराइल का ये कहना था कि हमास ने हमला किया है, लेकिन अब जो इजराइल कर रहा है वो इजराइल जो है खुद ही एक हैवान बन चुका है, एक जो है रूथलेस एग्रेसर बन चुका है। इजराइल आपका सब्जेक्ट है, हैज़ टर्न्ड। हैज़ टर्न्ड इसकी वर्ब है। टर्न का मतलब होता है मुड़ना और टर्न का मतलब होता है बदलना। ठीक है, गाड़ी को अगर आपने मोड़ दिया ना, अपनी एक्टिवा को, अपनी गाड़ी को, तो आपने टर्न किया। लेकिन अगर आप बदल गए, अगर आप मेरे दुश्मन बन गए, आज दोस्त थे, तो मैं बोलूँगा यू हैव टर्न्ड इनटू माय एनिमी। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखें इस फ्रेजल, इस जो है वर्ड को। रूथलेस मतलब एकदम जाहिल, एकदम जंगली, फियर्स, मर्सीलेस। चलिए आगे बढ़ेंगे। सारी वोकैब पे नज़र डालते हैं आर्टिकल की। जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है जाके करें। @योर इंग्लिश ट्यूटर अगर आप टेलीग्राम में लिखेंगे सर्च में तो ये ग्रुप आपको मिल जाएगा इस नाम से। 22,000 से ज़्यादा इसमें सब्सक्राइबर है। सारे नोट्स, नोटिफिकेशंस और बातचीत इसी ग्रुप में हम करते हैं। और जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ज़रूर से YT ऐप को डाउनलोड करें। सारा पेड कंटेंट इन टर्म्स ऑफ पेड कोर्सेज आपको ऐप पे मिलता है। कहने भर को पेड है लेकिन बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस रखते हैं क्वालिटी कंटेंट के लिए। बेसिक से एडवांस्ड इंग्लिश राइटिंग कोर्स
499 में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। 60 से 70 घंटों में इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं, है ना। कोर्स अवेलेबल है ऐप पे। इसी के साथ में यूपीएससी का माइग्रेशन कोर्स भी है, जिसमें किसी भी मीडियम से आप इंग्लिश में माइग्रेट कर सकेंगे यूपीएससी के लिए, है ना। फिर गुजराती हो, पंजाबी हो, सारे टॉपिक्स इस पे कवर्ड होंगे यूपीएससी के। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सीसेट, ग्रामर, है ना, हर चीज़। बैंकिंग कॉम्बो भी अवेलेबल है, जिसमें बैंक के सारे क्वेश्चंस को आपको बैंकिंग एग्जाम्स के सोल्व करना सिखाया जाता है। इसी तरीके से एसएससी कॉम्बो भी मिलेगा। 1 साल का कोर्स है, सारे एसएससी के हर वैरायटी के क्वेश्चन को आप यहाँ सोल्व करना सीखेंगे। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है, ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप टीम से व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। चलिए, 5 वर्ड्स हैं वोकैब के, इन 5 से 15 बन जाएंगे इनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिला करके। पहला वर्ड है पेरिश। इस वर्ड के 2 मीनिंग है। पहला मीनिंग है जी ख़त्म हो जाना, मर जाना। दूसरा मीनिंग है सड़ जाना, गल जाना। अगर कोई इंसान किसी एक्सीडेंट में मर गया तो आप बोलेंगे द पर्सन हैज़ पेरिस्ड। अगर कोई सब्जी, अगर कोई फल फ्रिज के बाहर गल गया, सड़ गया, तो आप बोलेंगे दिस एप्पल और दिस वेजिटेबल और दिस कैरेट या जो भी है हैज़ पेरिस्ड। समझ गए? गलने सड़ने के लिए भी पेरिश, किसी आदमी के ख़त्म होने के लिए भी पेरिश। 30 सिविलियंस पेरिस्ड इन द लैंडस्लाइड्स। 30 सिविलियंस जो हैं, नागरिक जो हैं, मारे गए या मर गए इस पूरे भूकंप में, लैंडस्लाइड्स में। अब देखो, मरने मारने के लिए कुछ ईडियम्स हैं। पहली ईडियम है मरने के लिए, मारने के लिए नहीं, मरने के लिए, किक द बकेट। ठीक है, किसी की डेथ हो जाती है तो आप बोल सकते हैं द पर्सन हैज़ किक द बकेट। हिंदी में इसको बोलते हैं गुजर जाना, है ना। अंग्रेजी में बोलते हैं किक द बकेट। एक और भी है, टू बी पुशिंग अप द डेजीज। अब इन ईडियम्स के पीछे की कहानी क्या है, ये ईडियम्स वाली क्लास में समझाया गया है। 10 पार्ट्स हो चुके हैं, होम पेज पे रखी हैं। 250 ईडियम आपकी कवर हो जाएंगी कहानियों के साथ, वहाँ से जाके कवर कर लेना, ये भी एग्जाम का पार्ट है। ठीक है, दोनों ईडियम्स याद रखेंगे। अगला वर्ड है अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड। मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ इसमें रट्टा मारने का कुछ है नहीं। होल्ड मतलब पकड़, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। वो एरिया जिसमें आपकी पकड़ मजबूत है वो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब ये कोई फिजिकल एरिया भी हो सकता है, आपका मोहल्ला। ये कोई चुनावी एरिया भी हो सकता है किसी पॉलिटिशियन का, जहाँ से उसको हमेशा वोट पड़ते हैं। और ये कोई फिगरेटिव एरिया भी हो सकता है, कोई फील्ड हो सकता है स्टडी का जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अगर इलॉन मस्क की बात करें तो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस में इलॉन मस्क जो है टॉप मोस्ट साइंटिस्ट में से एक है दुनिया के, है ना, वो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और अगर किसी नेता की बात करें जहां उसको वोट पड़ते हैं, मान लीजिए किसी को बरेली से वोट पड़ते हैं, तो वो बरेली जो है उस आदमी का स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएगा। दोनों ही तरीके से वर्ड यूज होता है, समझाना चाह रहा हूं आपको। रशिया हैज़ सो फार रिमेन्ड अनसक्सेसफुल इन सीजिंग कंट्रोल ऑफ द स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ यूक्रेनियन मिलिट्री। रशिया जो है अभी तक अनसक्सेसफुल रहा है सीज करने में, काबिज करने में कंट्रोल को उन मजबूत एरियाज़ के या पकड़ वाले एरियाज़ के जो है यूक्रेनियन मिलिट्री के। स्ट्रॉन्ग होल्ड को सिटाडेल या फोर्ट्रेस भी बोलते हैं। ये सब किले और किलों के लिए यूज होता है ना, सिटाडेल, फोर्ट्रेस, जहाँ पे राजा रहता है ना, उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है। ठीक है, सिटाडेल नाम का वर्ड आपको मैंने आज के क्विज में पूछा है। चलिए, अगला वर्ड है रिटोरिक। बहुत बार हो चुका है। बड़ी बड़ी बातें जो सुनने में बड़ी लगे लेकिन रियलिटी में खाली निकलें, इसको जुमला भी बोल सकते हैं। जुमला वर्ड बहुत मशहूर है ना अपने देश में, रिटोरिक। टॉक दैट लुक्स हाई फाई बट टर्न्स आउट एम्प्टी। डिस्पाइट द रिटोरिक अबाउट रिफॉर्म्स लिटिल हैज चेंज सो फार। बावजूद रिटोरिक के, बावजूद बड़ी बड़ी बातों के, सुधारों को लेकर के, रिफॉर्म्स को लेकर के अभी तक ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। लिटिल हैज़ चेंज्ड। अब ये बड़ी बड़ी बातों के लिए और कौन से वर्ड्स हैं? ग्रैंडिलोक्वेंस, मैग्नीलोक्वेंस। लोक्वेंस मतलब बात, लोको रूट से बना लोक्वेंस। ग्रैंड मतलब बड़ा, तो बड़े बोल। मैग्ना मतलब बड़ा, बड़े बोल। ग्रैंडिलोक्वेंस, मैग्नीलोक्वेंस, दोनों वर्ड याद रखना, आज के क्विज में आपसे पूछे हैं। एक और वर्ड है एम्बेलिशमेंट। देखिए, बेल क्या होती है? घंटियाँ। जानवर की सजावट करते हैं ना, तो घंटियाँ बांध देते हैं उसके गले में। लेकिन अगर आप अपनी बात की सजावट करने लगो, अपनी बात को बड़ा बड़ा करके बताने लगो, तो आप अपनी बात को एम्बेलिश करेंगे। और यही जो है ना एम्बेलिशमेंट वर्ड बनाता है हाईफाई टॉक या रिटोरिक का सिनोनिम। ठीक है, बात पे घंटियां लगा दी, बेल लगा करके डेकोरेट कर दिया, हाईफाई उसको बना दिया। इंस्ट्रूमेंटल, ये वर्ड आपको ऑलरेडी आता होगा क्योंकि बड़ा आसान है, बहुत बार कर चुके हैं। इंस्ट्रूमेंट से बना है। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? उपकरण। जैसे हर बार एग्जाम्पल देता हूँ मैं, थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर। इंची टेप इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर लेंथ। और भी ले लो कुछ, अ वेइंग मशीन इज इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द वेट ऑफ एन आर्टिकल और समबडी। तो इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण।
वहीं से एडजेक्टिव बना दिया इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंट आपके कोई काम आता है और इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है काम आने वाला या सपोर्ट करने वाला किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे वाईडी चैनल आपके लिए इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है अगर आप तैयारी करते हैं एसएससी, बैंक, यूपीएससी या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। समझ में आया? भगत सिंह हैड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। भगत सिंह का एक बहुत सपोर्टिव रोल था भारत के आज़ादी की जंग में, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल में। इंस्ट्रूमेंटल को कंड्यूसिव, असिस्टिंग और पिवटल भी बोलते हैं। कंड्यूसिव और पिवटल याद रखेंगे, बड़े अच्छे वर्ड्स हैं, एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। कंड्यूसिव के बाद में अक्सर आप टू देखते हैं, कंड्यूसिव टू समथिंग, ठीक है। तो आज आप ये जो वर्ड है ना कंड्यूसिव, आज के क्विज में आपसे मैंने पूछा है। इंस्ट्रूमेंटल। लास्ट वर्ड है अपना आर्मिस्टिस, अभी करवाया था आपको, जिसमें आर्म्स को रख दिया जाए साइड में, सीज फायर कर दिया जाए, आर्मिस्टिस कहलाता है। एन आर्मिस्टिस बिटवीन इजरायली डिफेंसिस फोर्सेस एंड द हमास इज द नीड ऑफ द आर। एक सीज फायर जो है इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के और हमास के बीच में, यही इस नीड ऑफ द आर है। नीड ऑफ द आर इज अ फ्रेज, इसका मतलब होता है किसी भी वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत, ठीक है। नीड ऑफ द आर मतलब किसी भी वक्त की सबसे बड़ी नेसेसिटी। इसको ट्रूस भी बोलते हैं आर्मिस्टिस को। यू विल सी द वर्ड सीज फायर इन द आर्टिकल टुडे। चलिए, पांचों वर्ड्स हो गए डिटेल में। अब आ जाओ आर्टिकल पे। समरी ये है कि इजराइल जो है ना, हमला हुआ था उस पर हमास के द्वारा। हमास का मतलब आप समझते हैं, एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इजराइल के लगभग 1200 लोग जो है हमास ने मार दिए और सब टीनेजर्स थे। एक म्यूजिक फेस्टिवल में रात भर से नाच रहे थे, सुबह उनको दौड़ा दौड़ा के घसीट घसीट के लड़के लड़कियों को, बच्चों को मारा। बदले में इजराइल ने हमास पे हमला किया। और हमास कहाँ रहता है? पैलेस्तीन नाम की टेरिटरी का, है ना, ऑफिशियल रिजीम है हमास, गाजा पट्टी का। हमास गाजा पट्टी में घुस गया, पीछे पीछे इजराइल भी घुस गया। अब हमास को ख़त्म करने के चक्कर में गाजा पट्टी में 10,000 लोग अभी तक इजराइल मार चुका है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। हमास को ऐसे ख़त्म करने के चक्कर में आप 3-4 मिलियन लोगों को ही ख़त्म कर दोगे गाजा के अंदर। 4 मिलियन का मतलब है 40 लाख लोग। तो एक ये सोशो पॉलिटिकल इशू है जिसका जो है ना सोल्यूशन अब आपको वॉर से नहीं करना है, बातचीत से करना पड़ेगा। जो आप कर रहे हैं, आप एक रूथलेस एग्रेसर में तब्दील हो चुके हैं। आपने हमास को, पैलेस्टीन को एक ग्रेव यार्ड यानी कब्रिस्तान बना दिया है। आज की टोन है कंसर्न, पहले तो कंसर्न दिखा रहा है, साथ में सजेस्ट कर रहा है क्या इजराइल को किया जाना चाहिए। चलिए शुरू करें आर्टिकल को। अगेन बता रहा हूँ मैं, शाम को क्लासेज आ रही हैं, रेगुलर हो जाओ। 50-100 दिन ना आपके पास, जो जो एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो काफ़ी होते हैं 100 डेज, अगर आप ठीक से उनको यूटिलाइज़ करो तो। जो बच्चे चाहते हैं कि एक अलग से 10-5 मिनट का सेशन बना दिया जाए एक स्टडी प्लान को लेकर के, नेक्स्ट एसएससी या नेक्स्ट बैंक एग्जाम्स के लिए क्या क्या रिसोर्सेज आपको लेने हैं, रोज़ कितना टाइम इंग्लिश को देना है, किन किताबों से, किन वीडियोज़ से, है ना, तो चाहते हो तो बताना कमेंट्स में। मैं कोशिश करूँगा कल या परसों में, दिवाली से पहले, वो स्टडी प्लान आपके लिए पब्लिश कर दूँ। वैसे तो स्टडी प्लान्स रखे हैं ऑलरेडी चैनल पे, लेकिन ठीक है 2023 के हिसाब से सही है ना, तो बना दूंगा मैं, बताना कमेंट्स में। कह रहा है जी, आफ्टर नियरली 2 months ऑफ incessant एयर स्ट्राइक्स इन गाजा द सिचुएशन रिमेन्स डायर। लगभग 2 महीने की, आफ्टर नियरली 2 months, लगभग 2 महीने की incessant एयर स्ट्राइक्स के बाद। अब ये क्या होता है incessant? थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाओ। ये देखा ना आपने, सीज का मतलब होता है रोकना, वहीं से बना है incessant, जो रुकने का नाम ना ले। अनवरत, लगातार, कंटिन्यूस, परपेचुअल, प्रोट्रैक्टेड। कह रहा है जी, 2 महीने की लगातार एयर स्ट्राइक्स के बाद, लगभग 2 महीने की एयर स्ट्राइक्स के बाद गाजा के अंदर सिचुएशन जो है, पूरे हालात जो हैं वो बने हुए हैं बहुत ही डायर, बहुत ही रिस्की। डायर का मतलब होता है रिस्की, पेरिलस, डाइसी, ठीक है। चलिए, कुछ और देखने वाला इसमें है नहीं, सिचुएशन सब्जेक्ट है, रिमेन्स इसकी वर्ब है। डायर से एक फ्रेज बनता है अंग्रेजी में, डायर स्ट्रेट्स, मैंने लिख भी दिया आपके सामने, डायर स्ट्रेट्स। ज़्यादा इसके ओरिजिन में नहीं जाऊंगा, मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, रिपीट करने से टाइम खराब होगा। डायर स्ट्रेट्स का मतलब होता है अ वेरी रिस्की और स्ट्रेस्ड सिचुएशन, ठीक है। अगर इसको क्रिकेट से कनेक्ट करना चाहो तो जब आपके 9 बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, है ना, और आपको 6 बॉलों पे 8 रन बनाने होते हैं, समझ गए, तो आपके पास कुछ चारा नहीं होता सिवाय बैट घुमाने के।
कुछ सिचुएशन होती है ना, जब आप आउट भी हो जाएंगे और नहीं खेले तो वैसे भी मारे गए, तो ऐसी सिचुएशंस को बोलते हैं डायर स्ट्रेट्स। ठीक है, ऐसे इस फ्रेज को आप याद रख सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ करेक्टराइज्ड गाजा एज अ cemetery फॉर थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड अ नाइट मैरिज एग्जिस्टेंस फॉर इट्स रेजिडेंट्स। कह रहे हैं जी यूनाइटेड नेशंस जो हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने करेक्टराइज किया है। करेक्टराइज का मतलब होता है चित्रण करना, किसी चीज़ के करेक्टर को बताना। तो उसने करेक्टर बताया गाजा का, और कैसे? एक सेमेट्री के तौर पे, एक ग्रेव यार्ड के तौर पे, कब्रिस्तान के तौर पे हजारों बच्चों का, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन का, और एक नाइट मैरिज एग्जिस्टेंस के तौर पे इसके रेसिडेंट्स के लिए, वहाँ के लोकल्स के लिए। अब ये क्या हुई थी नाइट मैरिज एग्जिस्टेंस? एग्जिस्टेंस का मतलब होता है एग्जिस्ट करने की स्टेट, है ना, इसको ज़िंदगी बोल सकते हैं आप। एग्जिस्टेंस मतलब ज़िंदगी हो गई। और नाइट मैरिज मतलब जो नाइट मेयर से बनी हो। नाइट मेयर होता है जी बुरा सपना, वो रात का बुरा सपना जो आपको नींद में से जगा दे या अगले दिन परेशान कर दे, जिस चीज़ को सोच करके आपको डर लगे, है ना। तो ऐसा वहाँ के लोगों के लिए नाइट मैरिज लाइफ वाला प्लेस है गाजा, और बच्चों के लिए कब्रिस्तान है। ये कहना है यूनाइटेड स्टेट्स का 2 दिन पहले का बयान है। यूएन की वो है हैज़ कैरेक्टराइज्ड। सेमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, इसके लिए एक और वर्ड है ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड। और एक बहुत ही प्यारी ईडियम है इसके लिए, वन वर्ड नहीं बोलूँगा मैं, ईडियम बोलूँगा। करवा चुके हैं आपको। कितने बच्चों को आती है? मैं लिखूँगा फिर सब बोलोगे सर मुझे भी आती थी, मुझे भी आती थी। ट्राई कर लो, चलो बता देना कमेंट्स में जिनको आती है। ईडियम है जी गॉड्स एकड़। एकड़ मतलब प्लेस, जगह। एकड़ क्या होता है? 1 एकड़ कितना होता है? 1 हेक्टेयर का 1/5 होता है ना शायद, एकड़ बीघा, है ना, मन। और गॉड्स का मतलब है भगवान का। तो भगवान का वो बीघा, या भगवान का वो प्लेस, या भगवान की वो जगह, यानी जहाँ पे मुर्दों को दफनाया जाता है, जनरली चर्च से जुड़े हुए कब्रिस्तान को गॉड्स एकड़ बोलते हैं। याद रखेंगे इस ईडियम को, ईडियम वाली क्लास में हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल द हिंदू में पब्लिश हुआ था, लेकिन मैंने इसको छोटा कर दिया है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को थोड़ा बदल दिया है और नए वर्ड्स को ऐड किया है, ताकि कम समय में आप ज़्यादा लर्निंग ले सकें। बिल्कुल हूबहू ऐसा आर्टिकल आपको द हिंदू में नहीं मिलेगा। द गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री रिपोर्ट्स अ कैटास्ट्रोफिक टोल विद ओवर 10,000 कैजुअल्टीज इंक्लूडिंग अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन। कह रहा है जो गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो रिपोर्ट करती है एक तबाही भरे आंकड़े को, मृतकों का। टोल का मतलब होता है जी डेथ्स। कैटास्ट्रोफिक मतलब फुल ऑफ डिजास्टर, फुल ऑफ कैटास्ट्रोफी, फुल ऑफ डिवास्टेशन, यानी तबाही भरा। तो गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट ये कहती है कि तबाही भरा आंकड़ा आया है मृतकों का, डेथ्स का, लगभग 10,000 से भी ज़्यादा कैजुअल्टीज़ के साथ। कैजुअल्टीज़ का मतलब होता है डेथ्स प्लस में इंजरीज। कह रहे जिसमें इंक्लूडिंग अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन, जिसमें शामिल है एक बहुत बड़ा आंकड़ा औरतों और बच्चों का, सिग्निफिकेंट नंबर विमेन और चिल्ड्रन का। वाइल इजराइल हैज़ ऑल्सो सफर्ड अ लॉस ऑफ एटलीस्ट 1400 लाइव्स। जबकि इजराइल ने सफ़र किया है लॉस को कम से कम 1400 लाइव्स का। 1400 में से 1200 तो वही थे जिनको हमास ने मारा था, बाकी 100, 150, 200 इनके फौजी मर गए होंगे, है ना। चलिए, गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री सब्जेक्ट है ग्रीन कलर में, पिंक कलर में वो है रिपोर्ट्स। कैटास्ट्रोफिक यानी कैटास्ट्रोफी से भरा हुआ, डिजास्टर से भरा हुआ, तबाही भरा। इजराइल की वो है हैज़ सफर्ड। हिंदी में इसको इजराइल बोलते हैं, ऑफिशियल नेम इसका इजराइल है, ठीक है, इजराइल। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड with over a million Gazans instructed to relocate southward। लगभग 1.5 मिलियन पीपल, कितने होते हैं 1.5 मिलियन? 15 लाख। लगभग 15 लाख लोग बेघर हो गए हैं, डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, घरों से भगाए गए हैं। और लगभग 10 लाख गाजन जो है, यानी गाजा के लोग हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं इजराइल से कि आप रेलोकेट करें साउथवर्ड, साउथ की तरफ। रेलोकेट क्या होता है? लोकेट मतलब किसी जगह, किसी लोकेशन पे जाना। रेलोकेट मतलब फिर से किसी नई जगह पे जाना। रहते थे आप 1 नंबर गली में और आपको जाना पड़ा 11 नंबर गली में, गली बदल गई आपकी। तो ऐसा ही कई गाजन्स को, लगभग 1 मिलियन को इजराइल ने बोला है कि साउथ में चले जाओ, नॉर्थ में तो हम अब खेलेंगे, है ना, अच्छे से खून खराबा करेंगे। पीपल की वर्ब है हैव बीन डिस्प्लेस्ड, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया है परफेक्ट टेंस में। एक्टिव पैसिव का हमेशा ध्यान रखें जब भी कोई सेंटेंस पढ़ते हो। डिस्प्लेस करना, बेघर करना, अपने प्लेस से हटाना। कह रहे जी स्काई स्क्रेपर्स
नेबरहुड्स इन नॉर्दर्न गाजा एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाई इन ruins। स्काई स्क्रेपर्स क्या होते हैं? स्क्रेप का मतलब है खुरचना, स्काई का मतलब है आसमान। स्काई स्क्रेपर वो बिल्डिंग्स हैं जो फिगरेटिवली आसमान को खुरचती हैं, मतलब आसमान छूने वाली बहुमंजिला इमारतें, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। समझ में आई ना? लंबी बिल्डिंग है, नीचे से देख के ही लगता है ना आसमान को खुरच रही होगी, कहीं स्क्रैप कर रही होगी स्काई को। कह रहे जी आसमानी बिल्डिंग्स, लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, बहुत सारे नेबरहुड्स, नेबरहुड का मतलब होता है हिंदी में मोहल्ला, ठीक है। और कहाँ पे? नॉर्दर्न गाजा में। और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हॉस्पिटल्स, फायर ब्रिगेड। कह रहे ये सब के सब लाई करते हैं, सब के सब पड़े हुए हैं खंडरों में, रूइंस में। सब का सब इजराइल ने खंडरों में बदल दिया है। और ये सारा काम कैसे हो रहा है भाई साहब? विद इजराइल शोइंग नो मर्सी टू रेफ्यूजी कैंप्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। ये सारा काम हो रहा है इजराइल के दिखाने से, शो करने से, किसी भी मर्सी को नहीं, किसी भी दया को नहीं। मर्सी होती है दया, किसी के लिए फॉरगिवनेस। और किसको? कोई भी मर्सी या दया इजराइल दिखाता नहीं है इन सभी तरह की बिल्डिंग्स को। ना किसी रिफ्यूजी कैंप को दिखाता है, ना किसी स्कूल कॉलेज को दिखाता है, ना किसी अस्पताल को, मेडिकल फैसिलिटी को दिखाता है। तो इसलिए सबका सब गाजा में, नॉर्दर्न एरिया में खंडर बन चुका है। इन तीनों की वर्ब है नेबरहुड, स्काई स्क्रेपर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की लाई। लाई का मतलब होता है पड़ा हुआ होना, बिछा हुआ होना। तो ये सब बिछे हुए हैं, पड़े हुए हैं, लाइक रूइंस, लाइक खंडर्स। रूइन के लिए एक और वर्ड था अपने पास, खंडर के लिए। मैंने लिखा है नहीं लिखा? नहीं लिखा, चलो याद आएगा तो बता दूंगा, है ना। रूइन के लिए, खंडर के लिए, चलो अभी याद नहीं आ रहा। मर्सी का मतलब होता है किसी के लिए, ठीक है ना, दया। अच्छा, दया के लिए या क्षमा के लिए या पार्डन के लिए, यानी कि माफ़ी के लिए, एक वर्ड बताया था मैंने आपको, अभी बताया था ऊपर। मास स्केल पे हज़ारों लोगों को जब माफ़ी दी जाती है, कौन सा वर्ड लगाया जाता है? लिख रहा हूँ मैं, पक्का कर लो, 2-3 बार देखोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। एमनेस्टी। बढ़े आगे। कह रहा है जी द यूनाइटेड नेशंस हैज़ अर्जेंटली अपील्ड फॉर ए सीज फायर। यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अर्जेंटली अपील किया है इसराइल को एक सीज फायर के लिए, एंड स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज। और स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करने के लिए बोला है, फॉलो या जो है ओबे करने के लिए बोला है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज को, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों को, कि आप सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, है ना। आपकी लड़ाई है, किसी से जिससे भी लड़ रहे हो, लोगों के बीच में जान नहीं जानी चाहिए। तो ये सब यूएन ने इजराइल से कहा है। कह रहा है कैसे? कह रहा है एज 89 यूएन एड वर्कर्स हैव ट्रेजिकली पेरिश्ड इन गाजा इन अ मेयर 4 वीक्स, एन अनप्रेसिडेंटेड ट्रेजिडी। कह रहा है क्योंकि 89 जो एड वर्कर्स हैं ट्रेजिकली, ट्रेजिक वाले तरीके से, रिग्रेटिवली, है ना, बहुत ही खेदजनक तरीके से पेरिश कर गए हैं, मारे गए हैं गाजा में। यूएन के ही 89 जो कार्यकर्ता थे, वर्कर्स थे, समझ गए ना, जो यूएन का काम करते हैं, लोगों को खाना देते हैं, इलाज करते हैं, 89 लोग यूएन के मारे गए। और महज 4 हफ्तों में मारे गए हैं। ये अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड ट्रेजिडी है, एक ऐसा हादसा है जो पहले कभी नहीं हुआ। यूएन के लोग मारे जाते हैं, लेकिन 4 हफ्ते में 89 यूएन के जो है कर्मचारी कभी भी किसी भी जगह नहीं मारे गए। अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, नेवर हैपेंड बिफोर, अनपैरेलल्ड, एक्स्ट्रॉर्डनरी, है ना। बढ़े आगे। सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लेना। यूएन की वर्ब है हैज़ अपील्ड, वर्कर्स की वर्ब है हैव पेरिश्ड। पेरिश करना यानी खत्म हो जाना, मर जाना। ऑब्जर्वेंस होती है किसी चीज़ को फॉलो करना, ओबे करना। अब एक प्यारा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, जल्दी से करवाएंगे आपको, और मुझे पता आपको नहीं आता, वो बहुत दिन से हुआ ही नहीं, कैसे आएगा। मेरे को ये बताओ, अ मेयर और इसकी जगह पे मेयरली लगा दें तो क्या फ़र्क है? अ मेयर और मेयरली में क्या फ़र्क होता है? चलो एक बार में समझ आ जाएगा अगर आप ध्यान से समझोगे। मेयर एक एडजेक्टिव है, क्या है जी? मेयर एक एडजेक्टिव है। और मेयरली क्या है? मेयरली एक एडवर्ब है। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच समझते हो, अंग्रेजी में एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम समझते हो, तो आप ये समझ पाओगे कि जब एडजेक्टिव की ज़रूरत होगी तो मेयर लगाऊंगा, जब एडवर्ब की ज़रूरत होगी तो मेयरली लगाऊंगा। अब ये तो आप समझ गए, लेकिन ध्यान ये भी रखना साथ में, मेयरली और अमेयर एक दूसरे की जगह आ सकते हैं वर्ब के बाद। ध्यान देना, वर्ब के बाद, वर्ब के पहले नहीं, वर्ब के बाद। अब आप सोच रहे हो कि सर ये ट्रिक क्यों बता रहे हो हमें, समझाओ, सीधा लॉजिक बताओ। तो लॉजिक भी बता देता हूँ मैं। ये ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ, याद रह जाती है सब बच्चों को। मेयरली और अमेयर बराबर होते हैं अगर वर्ब सेंटेंस में आ चुकी हो।
अब मैं आपको लॉजिक भी समझा देता हूँ ये ट्रिक बनी कैसे है। रियलिटी इज मेयर एन इल्यूजन, रियलिटी एक सिर्फ इल्यूजन है, धोखा है। भाई आपकी हकीकत जो है वो आप जिस लेंस से जिस चश्मे से देख रहे हैं वो आपके लिए हकीकत है, हो सकता है वो कुछ और हो, है ना। अब मुझे बताओ, इल्यूजन एक नाउन है, एन एक जो है आर्टिकल है। नाउन से पहले क्या आना चाहिए? नाउन से पहले क्या आना चाहिए? अरे नाउन से पहले एडजेक्टिव आना चाहिए ना भाई। और मेयर एक एडजेक्टिव है, दिक्कत कहाँ है भाई साहब? एडजेक्टिव कभी भी आर्टिकल के पहले नहीं आता, उसके बाद आता है। एडजेक्टिव कभी भी आर्टिकल के पहले नहीं आता, उसके बाद आता है। कभी सुना है क्या आपने ब्यूटीफुल अ गर्ल? सुना है कभी ऐसा? अब ब्यूटीफुल गर्ल सुना होगा, समझ पा रहे हो ना। तो ये एडजेक्टिव है, तो इसको एन के बाद में यहाँ पे चिपकाएंगे। और जैसे इसको यहाँ लगाया तो ए और एन आपको पता है अपने बाद में आने वाले वर्ड के हिसाब से अपनी पोजीशन को, अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं। अब ये बन जाएगा अ मेयर इल्यूजन। समझ गए? समझ गए? तो एक तरीका तो इस सेंटेंस को लिखने का ये था। दूसरा तरीका क्या है? वर्ब सेंटेंस में आ चुकी है, अ मेयर इल्यूजन बिल्कुल सही है, ठीक है, अ मेयर इल्यूजन बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि सेंटेंस में वर्ब आ चुकी है, तो अब एक काम ये भी तो कर सकते हैं ना, आप यहाँ पे अ मेयर लिखने की जगह मेयरली, इसको मेयरली में चेंज कर दें। रियलिटी इज मेयरली एन इल्यूजन। अगर अ मेयर लिखेंगे तो एक एडजेक्टिव बन जाएगा इस नाउन के लिए, अगर मेयरली लिखेंगे तो एक एडवर्ब बन जाएगा इस वर्ब के लिए। इसलिए बोल रहा हूँ वर्ब के बाद में आएगा, तो मेयरली और अ मेयर बराबर होता है। इट टुक अस मेयर 20 मिनट्स टू रीच द स्टेशन। इसमें लग गए हमारे खाली खाली 20 मिनट स्टेशन पहुंचने में। मेयर और मेयरली दोनों का मतलब होता है ओनली, यानी सिर्फ, तो सिर्फ 20 मिनट लगे हमारे स्टेशन पहुंचने में। इट टुक अस का मतलब होता है हमारे लग गए, है ना। अब मुझे बताओ वर्ब आ चुकी है कि नहीं आई? वर्ब तो आ गई। अगर वर्ब के बाद में लगा रहे हो तो या तो लगाओगे अ मेयर, अ मेयर, और या फिर आप लगाओगे मेयरली। सिंपल सी ट्रिक लगानी है बस हर जगह। वर्ब आ गई है ना, वर्ब आ गई है तो या तो लगाओगे अ मेयर या फिर लगाओगे मेयरली। इट टुक अस अ मेयर 20 मिनट्स या मेयरली 20 मिनट्स। मेयरली वर्ड्स कैंट पुट फूड ऑन योर टेबल या ऑन द टेबल। खाली खाली वर्ड्स जो हैं, बातें जो हैं, शब्द जो हैं, आपकी टेबल पे खाना नहीं लाएंगे, आपका पेट नहीं भरेंगे। बात कर लो जितनी मर्जी, पेट भरेगा जब जब कुछ काम करोगे। वर्ड्स के लिए आपको एक एडजेक्टिव चाहिए, और दूसरा ध्यान दो, वर्ब जो है अभी बाद में आ रही है, वर्ब से पहले आपको एक वर्ड चाहिए। अब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। इस वर्ड नाम के नाउन के लिए आपको एक एडजेक्टिव लगाना है, और यहाँ एडजेक्टिव लगेगा मेयर वर्ड्स, ठीक है। मेयर वर्ड्स कैंट पुट फूड ऑन द टेबल। अ मेयर भी नहीं लिखना है क्योंकि वर्ब के बाद लिखा जाता है, वर्ब से पहले तो मेयर नाम के एडजेक्टिव का आप इस्तेमाल करेंगे। ऑर्डनरी पीपल मेयर थिंक हाउ दे शैल स्पेंड देयर टाइम, मैन ऑफ टैलेंट यूज इट। खाली खाली ऑर्डनरी पीपल जो है खाली खाली वो सोचते हैं कैसे वो अपना वक्त जो है स्पेंड करें, रील देख के स्पेंड करें या इंस्टाग्राम चला के। जो मैन ऑफ टैलेंट होते हैं, जो वाइज पीपल होते हैं, वो इसको यूज़ करते हैं। वो सोचते नहीं है कैसे स्पेंड करना है, वो स्पेंड करके उसका यूज़ लेते हैं। वर्ब कहाँ है? वर्ब आ चुकी है, मतलब वर्ब से पहले आपको एक वर्ड चाहिए। वर्ब से पहले चाहिए तो फिर वर्ब के हिसाब से एडवर्ब का इस्तेमाल कर दो और यहाँ लिख दो मेयरली। वर्ब अगर आ चुकी होती, वर्ब के बाद चाहिए होता, तो फिर अ मेयर और मेयरली में से कुछ भी लगा देते। वी ह्यूमंस आर मेयर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फेट। हम ह्यूमन जो हैं खाली खाली एक जरिया है फेट का या नसीब का, नियति का। मतलब नियति जो है हमारे थ्रू ही होती है, कोई आदमी कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है, और ऐसे नियति बनती है। लास्ट सेंटेंस खुद से करना है आपको, बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया है। ट्राई दे लो इसको, ज़्यादा ज़्यादा गलत ही होगा, कोई बात नहीं, सही कर देंगे, कमेंट्स में बता देंगे आपको। लास्ट सेंटेंस को सब लोग खुद से ट्राई देंगे और मुझे बताएंगे इस मेयर का क्या करूं, इसको अ मेयर बनाऊं, मेयरली बनाऊं, या ऐसे ही छोड़ दूं, ठीक है, कमेंट्स में डालना। चलो बढ़े आगे। जो बच्चे कमेंट्स में डालते हैं मैं रिप्लाई करता हूं उनके सबके, कोशिश तो यही होती है। आगे कह रहा है जी नेक्स्ट पैराग्राफ में, अक्रॉस द ग्लोब प्रोटेस्ट हैव इरप्टेड इन रिस्पॉन्स टू द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में। अक्रॉस की जगह कभी कभी लिखा होगा ऑल ओवर, ठीक है, ऑल ओवर द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में। कह रहे प्रोटेस्ट जो है वो फट पड़े हैं, उमड़ पड़े हैं, इरप्ट हो गए हैं, रिस्पॉन्स में, प्रतिक्रिया में, जवाब में, इस ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट के, इस चलते हुए झगड़े के। प्रोटेस्ट की वर्ब है हैव इरप्टेड, पैसिव जो है एक्टिव में परफेक्ट टेंस। रिग्रेटिवली इजराइल्स पीएम या प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैज़ दस फार स्पर्न कॉल्स। कह रहे जी रिग्रेट की बात ये है, खेदजनक बात ये है, ट्रेजिक बात ये है, इजराइल के जो पीएम हैं नेतन्याहू,
अभी तक उन्होंने स्पर्न किया है, डिसरिगार्ड किया है, अनसुना किया है उन सभी मांगों को, कॉल्स को। स्पर्न करना यानी सुनना ही नहीं बस, है ना, किसी बात को अनसुना कर देना। तो इन्होंने रिग्रेट वाली बात यह है कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया है उन सभी मांगों या कॉल्स को। कह रहा है इवन फॉर अ ह्यूमैनिटेरियन पॉज, यहाँ तक कि वो वाली मांगे जो एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज की, मानवीयता के नाते, इंसानियत के नाते रुक जाने की। मतलब आप गोलीबारी कर लेना, 2 दिन का टाइम दे दो लोगों को कि 2-3 दिन में लोग कहीं जा सकें, बच्चों को संभाल सकें, उसके लिए भी नेतन्याहू रुकने को तैयार नहीं है। पीएम जो है नेतन्याहू, इसकी वर्ब है हैज़ स्पर्न्ड। स्पर्न करना शायद आपके लिए नया वर्ड होगा, किसी चीज़ को अनसुना कर देना। टू टर्न अ ब्लाइंड आई टू समथिंग या टू टर्न अ डेफ ईयर टू समथिंग, 2 इडियम्स इससे कनेक्ट हो जाती है। कह रहा है इजरायली फोर्सेस हैव नाउ एनसर्कल्ड गाजा सिटी, अ डेंसली पॉपुलेटेड हमास स्ट्रॉन्ग होल्ड। इजरायली फोर्सेस ने अब एनसर्कल कर लिया है, घेर लिया है गाजा सिटी नाम की इस जगह को, जो डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत घने तरीके से बसा हुआ है, हमास का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, हमास का यहीं पे कब्जा है, हमास का हेडक्वार्टर है गाजा सिटी। कह रहा है एंड आर लॉक्ड इन अ फियर्स अर्बन कॉम्बैट विद मिलिटेंट्स, और ये फोर्सेज जो हैं लॉक्ड हैं, बंधी हुई हैं, उलझी हुई हैं ताले में एक फियर्स अर्बन कॉम्बैट के। कॉम्बैट का मतलब होता है झगड़ा, फियर्स का मतलब होता है जंगली, वेरी इंटेंस, अर्बन का मतलब होता है शहरी। तो वहाँ की शहर की गलियों में एक झगड़े में लॉक्ड हैं हमास के दहशतगर्दों के साथ, मिलिटेंट्स के साथ। इजरायली फोर्सेस की वर्ब है हैव एनसर्कल्ड, एनसर्कल करना, चारों तरफ से घेर लेना। दूसरी वर्ब है आर लॉक्ड। द फोर्सेस हैव एनसर्कल्ड इन एक्टिव वॉइस, द फोर्सेस आर लॉक्ड इन पैसिव वॉइस। टेक्निकली देखा जाए तो लॉक्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, आर आपकी लिंकिंग वर्ब है, एक्चुअली ये भी एक्टिव ही होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग होल्ड आप समझते हैं, सीटाडेल, फोर्ट्रेस आपका मजबूत एरिया। फियर्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फेरोशियस। कह द अल्टीमेट एम appears to be the dismantling of the Hamas government, the obliteration of its military capabilities, and the rescue of hostages seized by Hamas since October the 7th। कह रहा है जी आखिरी जो इनका एम है, जो ऑब्जेक्टिव है इसराइल वालों का, दिखाई देता है अपीयर्स, और क्या दिखाई देता है, टू बी होता हुआ कि ये डिसमेंटल करेंगे, तोड़ देंगे, डिसबैंड कर देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे हमास की सरकार के, ऑब्लिटरेट कर देंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, इरेडिकेट कर देंगे इसकी मिलिट्री की कैपेबिलिटीज़ को, और रेस्क्यू कर देंगे, प्रोटेक्ट कर देंगे, लिबरेट कर देंगे, बचा लेंगे उन हॉस्टेजेस को, उन बंदियों को जो सीज्ड हैं, पकड़े गए हैं, कैप्चर किए गए हैं हमास नाम के इस ग्रुप के द्वारा अक्टूबर 7 से। तो यही ऑब्जेक्टिव लग रहा है इसराइल का, ये अपने बंदे तो हम वापस छुड़ा के लाएंगे जो हमास पकड़ के लेके गया था, और इस पूरी प्रोसेस में हमास को हम ऑब्लिटरेट भी करेंगे। एम की वर्ब है अपीयर्स। परसों ही वीडियो आई है टू बी कब कब लगाया जाता है, मेरे ख्याल से वीडियो के शुरुआती 4 मिनट में समझाया हुआ है। लिंक वर्ब्स हैं, उनके बाद में टू बी का इस्तेमाल करना प्रेफर्ड होता है। लुक, सी, अपीयर, सीम, हेयर, स्मेल, टेस्ट, है ना। लिंक वर्ब्स अपने बाद में हमेशा टू बी को प्रेफर करती हैं। तो जो वहाँ सीखते हो वही यहाँ अप्लाई करना है। डिसमेंटल करना, तोड़ देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, चकनाचूर कर देना, हमास गवर्नमेंट को तोड़ेंगे। ऑब्लिटरेशन मतलब इरेडिकेशन या डिस्ट्रक्शन। रेस्क्यू यानी लिबरेशन, बचाना, इमेंसिपेट करना, किसी को छुड़ा के लाना। हॉस्टेजेस होते हैं बंदी जिनको पकड़ के रखा हुआ है आपने। सीज्ड का मतलब है पकड़े गए, कैप्चर्ड। कह रहा है वाइल इजराइल हैज़ अचीव्ड स्विफ्ट विक्ट्रीज अगेंस्ट कन्वेंशनल आर्मीज इन द पास्ट, इट्स ट्रैक रिकॉर्ड इन एसिमेट्रिक वॉरफेयर इज़ अ मिक्स्ड वन। कह रहा है इसराइल भी यहाँ पे फंसा हुआ है, जहाँ इसराइल ने अचीव किया है स्विफ्ट विक्ट्रीज़ को, बहुत जल्दी जल्दी आने वाली जो है विक्ट्रीज़ को, जंग में जीत को, कन्वेंशनल आर्मीज़ के खिलाफ, परंपरागत सेनाओं के खिलाफ। पास्ट में, इन द पास्ट 48 में, 67 में, जब जब इसराइल पे हमले हुए हैं मुस्लिम देशों के द्वारा आसपास के, 6 डे वॉर हुई है ना, 48 में भी, बाद में भी। तो जब जब कन्वेंशनल आर्मीज़ ने, परंपरागत है ना, ट्रेडिशनल आर्मीज़ ने इसराइल पे हमला किया है, 5-6 दिनों में इसराइल निपट लेता है। कह रहे वहीं इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना एसिमेट्रिक वॉरफेयर में। एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है जी, एक तरफा, सामने कोई आर्मी नहीं है, सामने कुछ दहशतगर्द हैं, कुछ टेररिस्ट हैं,
जो छोटे छोटे बच्चों को ढाल बना के बैठे हैं, शर्म नहीं आ रही उनको। कह रहा है ऐसे वॉरफेयर के अंदर इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है हमास जैसे ग्रुप के साथ लड़ने में, हिजबुल्ला के साथ में, कह रहा है ये मिक्स्ड वन है, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड मिला जुला सा है। आर्मीज के खिलाफ तो बढ़िया लड़ते हैं, लेकिन ऐसे लड़ाकों के खिलाफ इसराइल भी परेशान रहता है लड़ाई करने में। इसराइल की वर्ब है हैज़ अचीव्ड, ट्रैक रिकॉर्ड की वर्ब है इज। एसिमेट्रिक का मतलब समझते हैं आप, एक तरफ झुका हुआ। इधर तो इसराइल की आर्मी है और सामने जो है 50,000 लोग हैं, जो समझ गए ना, कोई आर्मी वार्मी नहीं है, बस ऐसे ही लड़ रहे हैं, एक तरफ झुकी हुई पूरी की पूरी वॉर है, डिसबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है। चलिए, सिमेट्रिक मतलब बराबर, एसिमेट्रिक जो होता है सिमेट्रिक का उल्टा होता है। कह रहा है इफ द बैटल इंटेंसिफाइज विद इन द गाजा सिटी द कॉन्सिक्वेंसेज कुड बी इवन मोर कैटास्ट्रॉफिक। कह रहा है अगर जंग बढ़ गई, इंटेंसिफाई हो गई और तेज हो गई गाजा सिटी के अंदर, अभी तो बाहर है, गाजा पट्टी भी है, सिटी में नहीं आई, सिटी के अंदर अगर जंग शुरू हो गई तो उसके नतीजे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस और भी ज़्यादा तबाही भरे होंगे, कैटास्ट्रॉफिक होंगे। फर्स्ट कंडीशनल का इस्तेमाल किया गया है यहाँ भाइयों, सबको समझ में आना चाहिए फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है। अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा, अगर मौसम अच्छा रहा तो घूमने चलेंगे, अगर वॉर बढ़ गई तो परिणाम बहुत बुरे होंगे, है ना। जो है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट क्या बोल रहा हूँ आज भी मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है फर्स्ट क्लोज में, और सेकंड क्लोज के अंदर मॉडल प्लस में बेस फॉर्म का इस्तेमाल होता है। कुड लग जाए, विल लग जाए, वुड लग जाए, शुड लग जाए, जो भी लगाना चाहो, ठीक है। बैटल की वर्ब इंटेंसिफाइज, कॉन्सिक्वेंसेज की वर्ब है कुड बी। कह रहे दिस प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो पोजेस अ सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ डिस्टेबलाइजिंग द ब्रॉडर वेस्ट एशियन रीजन। कह रहा है ये लंबा खिंचा हुआ जो कॉन्फ्लिक्ट है 2 महीने चलता हुआ, साथ ही पोज करता है बहुत ही बड़े रिस्क को, सब्सटेंशियल जोखिम को, जो है डिस्टेबलाइज करने का, असंतुलित करने का, डिसबैलेंस करने का, बड़े स्केल पे, ब्रॉडर लेवल पे वेस्ट एशियन रीजन को। सारी अरब कंट्री हैं आसपास, इसराइल की एंटी हैं, सऊदी से लेके कतर तक, कतर से लेकर के यमन तक, ईरान तक, तो पूरे ब्रॉडर वेस्ट एशिया में कहीं झगड़ा फैल ना जाए, इस चीज़ का खतरा बना हुआ है। कह रहा है कि जैसा कि कैसे पता लगा हमें, एज एविडेंस्ड बाय हाउथी अटैक्स ऑन इजराइल एंड द हाइडन टेंशंस अलोंग द इजराइल लेबनीज बॉर्डर विद हिजबुल्लाह। कह रहा है जैसा कि एविडेंस भी हुआ है, जिसके सबूत भी हमें मिले हैं हाउथी अटैक से। हाउथी लड़ाके हैं, ये भी दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं, यमन में रहते हैं, तो यमन के जो आतंकवादी हैं उनके हमलों से इसराइल पे, और बढ़ी हुई टेंशंस को देखते हुए जो इसराइल और लेबनान के बॉर्डर पे है, हिजबुल्लाह की वजह से। हिजबुल्लाह लेबनान से हमला करता है, हाउथी यमन से हमला करते हैं, और ईरान से तो अपने उनके खुद के हैं ही, है ना। चलिए, कॉन्फ्लिक्ट की वर्ब है पॉजेस। पोज का मतलब है खड़ा करना, लेकिन किसको खड़ा करना? नेगेटिव चीज़ों को, किसी सवाल को, डिफ़िकल्टी को, क्वेश्चन को, रिस्क को, डाउट को, सस्पिशन को, शक को, है ना। प्रोटेक्टेड मतलब बहुत आगे खिंच गया हो जो। कह रहा द ओनली कंट्री दैट कैन रेन इसराइल इन इज इट्स पेट्रन द यूएस। कह रहा अकेली जो कंट्री है जो रेन कर सकती है इसराइल को इन। रेन इन करना, किसी को कब्जे में लेना, किसी पे लगाम लगाना। रेन वर्ड का मतलब होता है लगाम लगाना। अकेला वो देश जो इसराइल पे लगाम लगा सकता है वो है इसका पैट्रन, वो है इसका, देखो पैट्रन वर्ड का ऑफिशियल मीनिंग होता है सपोर्टर, और देसी भाषा में बोलते हैं पापा। तो इसराइल का पापा ही इसराइल पे लगाम लगाएगा, जिसका नाम है अमेरिका, अगर लगा सकता है तो यही। कंट्री की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है कैन रेन इन, पैट्रन मतलब आपका सपोर्टर, आपके सर पे एज ए पैटर्नल फिगर कोई बैठा हो आपके पापा की तरह, है ना, फादर फिगर, पैट्रन। कह रहा रिग्रेटिवली द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डिस्पाइट इट्स रिटोरिक ऑन ह्यूमन राइट्स इज येट टू टेक डिसाइसिव एक्शन। कह रहा लेकिन खेदजनक बात यह है, बाइडेन का जो प्रशासन है, अमेरिका की जो सरकार है, बावजूद अपनी बड़ी बड़ी बातों के, रिटोरिक के, बॉल्डर डैश के, मैग्नीलोक्वेंस के, ग्रैंडीलोक्वेंस के, जो है इंसानी राइट्स पे, कह रहा है बावजूद बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन अभी भी कोई निर्णायक एक्शन लेने में असफल रही है, अभी भी उसका कोई डिसाइसिव एक्शन लेना बाकी है। डिसाइसिव मतलब जिससे कुछ डिसीजन निकले। अमेरिका एक बटन दबा के इसराइल को बोले कि अब वॉर हो गई आपकी ख़त्म, ऐसा कोई डिसाइसिव एक्शन जो है अमेरिका से हमें नहीं मिला। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है इज। रिटोरिक आप समझते हैं, बड़ी बड़ी बातें जो बाद में निकलती हैं खाली, है ना। चलिए, और कुछ देखने वाला है इसमें। डिस्पाइट मतलब बावजूद, डिस्पाइट को इंस्पाइट ऑफ भी बोलते हैं, और डिस्पाइट के बाद में कभी भी ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता। कह रहे दिस प्रेजेंट्स अ पिवटल मोमेंट फॉर द यूएस
टू डिमॉन्स्ट्रेट द मॉरल लीडरशिप इट एडवोकेट्स। कह रहा है ये जो चीज़ है ना, ये पूरा मामला है, प्रेजेंट करता है एक बहुत ही पिवटल मोमेंट को, बहुत ही हेल्पफुल मोमेंट को, कंड्यूसिव मोमेंट को, इंस्ट्रूमेंटल मोमेंट को अमेरिका नाम के इस देश के लिए, इजराइल के पापा के लिए, कि वो डिमॉन्स्ट्रेट करे, दिखाए अपनी मॉरल लीडरशिप को, अपनी नैतिक अगुवाई को, लीडरशिप को। और वही लीडरशिप जो ये एडवोकेट करता है, जो पूरी दुनिया में जिसकी पैरवी करता है। इंडिया में आके कहता है ना अमेरिका कि मणिपुर को संभालो, तो अब इसराइल को भी कहना चाहिए कि गाजा को संभालो, है ना। तो ये जो एडवोकेट करता है, वक्त आ गया है कि इसको खुद भी करके अमेरिका दिखाए। दैट की वर्ब है प्रेजेंट्स, इट आया है अमेरिका के लिए, इट की वर्ब है एडवोकेट्स। डिमॉन्स्ट्रेट करना, शोकेज करना, एग्जिबिट करना, शो करना, एक्सप्रेस करना या दिखाना। It must communicate to Israel and apply pressure if needed that civilian casualties cannot continue under the pretext of self-defense। ये पूरे आर्टिकल की आत्मा वाला सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ से सोल मिलेगी आपको आर्टिकल की। कह रहा है अमेरिका को, इसराइल के पापा को कम्युनिकेट करना होगा, इसराइल को बताना होगा, इसराइल को कम्युनिकेट करना यानी साफ शब्दों में कहना। और क्या करना होगा? अप्लाई करना होगा इसराइल पे प्रेशर को, दबाव को, अगर ज़रूरत भी पड़े, इफ़ नीडेड। और क्या कम्युनिकेट करके कहना है, दबाव देके, कि सिविलियन कैजुअलिटीज़ जो हैं, आम आदमियों की जो जानें हैं, जो डेथ्स हैं, वो कंटिन्यू नहीं कर सकती, वो जारी नहीं रह सकती इस प्रिटेक्स्ट में, इस बहाने में, इस नाम पे जो है सेल्फ डिफेंस का, आत्मरक्षा का। अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ मतलब इस बहाने से, प्रिटेक्स्ट मतलब बहाना। तो आत्मरक्षा के नाम पे आप फ़लस्तीन में छोटे छोटे बच्चों, औरतों और सिविलियंस को नहीं मार सकते। दीज कैजुअलिटीज़ हैव टू स्टॉप। तो यूएस को दो काम करने होंगे। इट आया अमेरिका के लिए, दो वर्ब्स हैं इसकी, पहली कम्युनिकेट, दूसरी है मस्ट अप्लाई प्रेशर, अप्लाई प्रेशर। कैजुअलिटीज़ की वर्ब है कैन नॉट कंटिन्यू। कैजुअलिटी के में दो चीज़ें आती हैं, डेथ्स और इंजरीज। याद रखना हमेशा, वन वर्ड है, डेथ्स और इंजरीज दोनों को मिलाकर बोलते हैं कैजुअलिटी। और अगर इसमें से इंजरीज निकाल दें, कैजुअलिटी माइनस इंजरीज कर दें, खाली डेथ्स बच जाएँ, तो उसको बोलते हैं फैटेलिटी। फैटेलिटी या मोर्टेलिटी, ठीक है। मोर्टेलिटी फैटेलिटी एक ही वर्ड है। चलो, अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ इस बहाने से, अंडर द गाइज ऑफ इस बहाने से, इन द नेम ऑफ इस नाम पे। समझ में आ रही है बात? ये जो है ना अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ, इसको ऐसा नहीं लिख सकता मैं इन द प्रिटेक्स्ट ऑफ। याद रखने पड़ेंगे फ्रेज, रीडिंग में बार बार आएंगे, देख के आपको आइडिया लगना चाहिए। इन द नेम ऑफ को मैं ऐसा नहीं लिख सकता, अंडर द नेम ऑफ, ठीक है। तो आज के क्विज में मैंने ये फ्रेज आपसे पूछे हैं, सही फ्रेज को यूज करना। कह रहा है एन इमीडिएट सीज फायर इज एन इम्पेरेटिव, एक फटाफट से होने वाला जो सीज फायर है, जो युद्ध विराम है, आर्मिस्टिस है, वो इम्पेरेटिव है, जरूरी है, होना ही चाहिए। इम्पेरेटिव मतलब अ नेसेसिटी, जो जिसको आप इग्नोर ना कर सके, जो बहुत ज़रूरी हो। चलिए रैप अप करेंगे सेशन को। चलिए अब क्विज पे आएंगे अपने। इनमें से कौन सा वो चीज़, कौन सा ऑल्टरनेटिव ऐसा है जो ऑब्जेक्टिव नहीं है इजराइल की फोर्सेस का उनके एनसर्कलमेंट में, घेराव में, गाजा सिटी के। वीडियो को पॉज करो आराम से। चारों में से कौन सा ऐसा मकसद इजराइल का नहीं है ना, नहीं है गाजा के घेराव का? टू एनालाइट द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ हमास, द हमास कर देना। टू डिवास्टेट पैलेस्टीन्स इकॉनमी, टू रेस्क्यू इजरायली हॉस्टेजेस कैप्चर्ड बाय द हमास, टू ओब्लिटरेट द मिलिट्री माइट ऑफ द हमास। एनाइलेट और ओब्लिटरेट दोनों का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, नेस्तनाबूद करना, ख़त्म करना, तबाह करना। तबाह करना राजनीतिक निधि को हमास की, यानी हमास को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे ख़त्म करना, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है इजराइल का, यही तो ऑब्जेक्टिव है। डिवोस्टेट करना यानी तबाह करना पैलेस्टीन की इकॉनमी को, बिल्कुल हो रही है, तबाह तो हो रही है पैलेस्टीन की इकॉनमी। इजराइल से जो हॉस्टेजेस गए हैं, जो बंदी बना के कैप्चर किए गए हैं, जेल किए गए हैं हमास में, उनको छुड़ाना, बिल्कुल इजराइल चाहता है उनको छुड़ाए। ऑब्लिटरेट करना, ख़त्म करना हमास की मिलिट्री ताकत को, बिल्कुल इजराइल ये भी चाहता है। लेकिन सही आंसर जो है ना आपका वो है बी। भाई इकॉनमी तबाह हो रही है, लेकिन इजराइल का ऑब्जेक्टिव इकॉनमी को तबाह करना है नहीं। ऑब्जेक्टिव होना कुछ और है और कॉन्सिक्वेंस होना कुछ और है। थोड़ा मैंने ट्रिकी इसीलिए बनाया था, मेंस लेवल का क्वेश्चन मान लो इसको। ऑब्जेक्टिव है ये तीनों के तीनों, ये है कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। बी आपका आंसर बनेगा। इसका कहीं भी जिक्र नहीं मिलेगा पूरे आर्टिकल में आपको बी वाले का। चलो नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन पढ़ो पहले खुद से। चलो, अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें इस पैसेज के, तो पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस क्या है, संभावित रिजल्ट क्या है
अमेरिका का कोई डिसाइसिव एक्शन ना लेने का इस सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करने में, प्रभावित करने में। अगर इजराइल का पापा अमेरिका इस मामले में आगे नहीं आया, पैटर्न जो है उसने इजराइल को प्रेशराइज नहीं किया, तो उस केस में क्या होने वाला है? द पैसेज प्रोवाइड्स नो इन्फॉर्मेशन, पैसेज में कुछ बताया ही नहीं गया क्या होगा। कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा में एस्केलेट, गाजा में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग ग्लोबल टेंशन एंड डिस्टेबलाइजिंग द रीजन, टेंशंस को बढ़ाते हुए रीजन को डिस्टेबलाइज करते हुए। इजराइल विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस इन यूएन विद द यूएन सपोर्ट, इजराइल अपने ऑपरेशंस को जारी रखेगा यूएन के सपोर्ट से, लीडिंग टू ए स्विफ्ट रेजोल्यूशन, जल्दी से इस सिचुएशन का हल निकालने के लिए। द इंटरनेशनल कम्युनिटी विल इंटरवीन, बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो इंटरवीन करने लगेंगी। अमेरिका आगे नहीं आएगा तो दूसरी कंट्रियां जो आएंगी अमेरिका की जगह ले लेंगी। बी आंसर है जी। अगर अमेरिका आगे नहीं आया तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और पूरा रीजन जो है डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इजी था ना ये तो। कॉलम्स को मैच करो, आराम से वीडियो को पॉज कर लो और सही मैच करवा लेना, ठीक है। मैं मैच करवाने लगा हूँ आपको, खुद से पॉज करके वीडियो को मैच कर लेना। सीटाडेल मतलब किला, स्ट्रॉन्ग होल्ड, ठीक है। सीटाडेल ये बन गया 3। मैग्नीलोक्वेंस बड़े बोल, रिटोरिक है ना। मैग्नीलोक्वेंस, ग्रैंडिलोक्वेंस। कंड्यूसिव इंस्ट्रूमेंटल, पिवटल, ये बन गया 4, ये बन गया 5। आर्मिस्टिस यानी सीज फायर, ये बन गया 6। एमनेस्टी मतलब जनरल पार्डन, ये बन गया 7। सेमेट्री मतलब कब्रिस्तान, गॉड सेकर बन गया 8। इजी था। चलो 9 में 10 में 2 एरर्स हैं, ये मैं नहीं करवाऊंगा, आपको खुद से करनी है। आंसर्स आर इन द कमेंट सेक्शन, जाके चेक करो। कितने मार्क्स मिले आर्टिकल में ज़रूर से बताना, आउट ऑफ 10। लेंगे आपसे कल की क्लास में मुलाकात लेंगे, है ना। अंटिल देन।